मैं डॉक्टर दिलचंद राव, हिंदी विभाग घाटशिला। आज का जो वीडियो है वह यूजी सेमेस्टर 6 के लिए है, कोर पेपर 14। टॉपिक है हिंदी पत्रकारिता, अवधारणा एवं महत्व। प्रश्न यह भी हो सकता है कि हिंदी पत्रकारिता का उद्भव कैसे हुआ, स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने हिंदी पत्रकारिता का उद्भव सन 1821 से माना है। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक हिंदी पत्रकारिता की प्रस्ताविका का प्रथम वाक्य है, पत्रकारिता आधुनिकता की एक विशिष्ट उपलब्धि है। आगे वह यह भी लिखते हैं, आधुनिकता उस सांस्कृतिक संचेतना का नाम है जिसके वैज्ञानिक आलोक से मानवीय धरातल के विभिन्न स्तर उजागर हुए। भारत में आधुनिकता का प्रवेश नवजागरण के साथ हुआ और हमारे अंदर एक ऐसी चेतना उत्पन्न हुई जिससे पश्चिमी जगत को अधिकाधिक जानने समझने के लिए हम उत्सुक हो उठे। इस उद्धरण को यहाँ देने का प्रयोजन यह है कि इसमें स्पष्ट किया गया है कि नवजागरण काल की जो विशेषताएं थीं वे इस प्रकार थीं। पहला, भारत में आधुनिकता का प्रवेश हुआ। दूसरा, हमारे अंदर, हम भारतीयों के अंदर पश्चिमी जगत को अधिकाधिक जानने समझने की उत्सुकता में वृद्धि हुई। हम आधुनिकता के क्षेत्र में प्रवेश किए। इस प्रवेश का अर्थ यदि तत्कालिक परिस्थितियों के स्थूल ऐतिहासिक अवलोकन के संदर्भ में करें तो यही मानेंगे कि भारतीयों का झुकाव पश्चिमी परिवेश की ओर हुआ। यह कहना कि भारत में आधुनिकता का प्रवेश हुआ बिल्कुल सही ज्ञात होता है। इसके साथ ही नवजागरण काल की दूसरी विशिष्टता पश्चिमी जगत को अधिकाधिक जानने समझने की जिज्ञासा या उत्सुकता में निहित हुई। यह बात भी प्रत्यक्षतः सही लगती है। परंतु हमें तत्कालिक नवजागरण की विशिष्टता उपयुक्त सीमा में ही नहीं बांधना चाहिए। जिसे हम भारतीय इतिहास में नवजागरण काल कहते हैं, उसकी कुछ और भी विशेषताएं थीं। उसमें सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि भारतीयों ने लगभग 700-800 साल की पराधीनता की बंद कोठरी में रहने के बाद वैचारिक स्वतंत्रता भले ही प्राप्त नहीं किया, उसकी भूमि अवश्य प्राप्त की। इस संदर्भ में ही नहीं, ऐतिहासिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में भी उस काल में अंग्रेजी का ज्ञान उसी प्रकार आवश्यक था जैसे मुस्लिम सल्तनत काल में अरबी और फारसी का ज्ञान प्राप्त करना भारतीयों के लिए आवश्यक था। उस काल में संभवतः भारतीयों ने अरबी फारसी का ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में उतनी रुचि नहीं ली जितनी अंग्रेजों के आगमन काल से ही अंग्रेजी ज्ञान प्राप्त करने में रुचि ली।
इसका मुख्य कारण यह था कि मुसलमानों के पास अपनी ही कौम के लोगों का प्राचुर्य था। उन्होंने भारत के लोगों को अपनी भाषा का ज्ञान प्राप्त कराने में स्वयं कोई रुचि नहीं ली। उन्होंने शासन प्रबंध में भारतवासियों को संयुक्त करने में कोई रुचि नहीं ली। न भारतीयों ने में ही धर्म परिवर्तन की आशंका और भय से उधर मुखर किया। ऐसी बात नहीं कि अंग्रेजी का ज्ञान कराकर अंग्रेज मिशनरियों ने भारत में धर्म प्रचार का आधार न बनाया हो, लेकिन इस्लामिक झंडावरदारों ने मुख्य रूप से बल प्रयोग को भी धर्म परिवर्तन का आधार बनाया। मुस्लिम विजेताओं की यह स्थापित नीति रही कि युद्ध अथवा अन्य किसी कारण से बनाए जाने वाले बंदियों को या तो इस्लाम स्वीकार करना पड़ता था या निरंकुश दंडों का सामना करना पड़ता था। अंग्रेजी ज्ञान के साथ ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजों ने अंग्रेजी का ज्ञान भारत में प्रचार दो उद्देश्यों से किया: अपने व्यापार की वृद्धि के लिए और राज्य की स्थापना के लिए। मुस्लिम विजेता व्यापारी नहीं थे। शुद्ध रूप से उनके तीन उद्देश्य प्रकट होते हैं: धन की लूट, मंदिरों, सामान्य पूजा और राजकोषों की सीमा तक; दूसरा बलपूर्वक इस्लाम प्रसार; और तीसरा राज्य की स्थापना। अंग्रेजों में भी यही उद्देश्य प्रकट हुए, परंतु इसका अपने उद्देश्य को फलीभूत करने के तरीके दूसरे थे। कंपनी तथा सरकार राज्यों में सेवा नियुक्ति, अंग्रेजी ज्ञान का प्रसार करके भारतीय जनता को पाश्चात्य रहन सहन और विचारों से अभिभूत करने की चेष्टा। भारतीय धन का राजनीतिक और व्यापारिक चतुराई से अपहरण। यह कार्य उन्होंने वैधानिक आड़ लेकर बड़ी चतुराई से किया, क्योंकि उनकी संस्कृति स्वयं प्रजातांत्रिक थी। अतः वह मानवीय व्यवहार का चोंगा भी ओढ़े हुए थे, जबकि अत्याचारी की कोई कमी नहीं थी। मुसलमान और ब्रिटिश राजतंत्र के उद्देश्य में समानता होते हुए भारत में प्रभावी होने के लिए अपनाए गए दोनों के तरीके सामान्य नहीं था, जिनका परिणाम यह हुआ कि भारत में ऐसा तबका भी उत्पन्न हुआ जिसमें स्वयमेव ही पाश्चात्य चमक दमक को अपनाने की लग बढ़ी। तब उस तबके में से बहुत से लोगों ने ईसाई धर्म भी ग्रहण कर लिया। ईसाई धर्म का प्रचार के लिए मिशनरियों ने विशेष रूप से हिंदू धर्म और इस्लाम की कमियों या बुराइयों का परस्पर परंपराओं पर भी आघात करना शुरू किया। अतः स्वाभाविक ही था कि इस्लाम जैसे सपाट और कट्टर मुल्ला मौलवियों के नियंत्रण में रहने वाली मुस्लिम जनता उनके प्रसार से इतनी प्रभावित नहीं हुई, परंतु हिंदू समाज न तो कट्टर ब्राह्मणों के नियंत्रण में था और न उसमें कोई पारंपरिक धार्मिक कट्टरता थी। इसी कारण वह किसी भी देवी देवता, तीर्थंकर आदि की पूजा अर्चना कर सकता था। वह सभी का सम्मान परंपरागत हिंदू समाज के अनुसार करता था, अतः उसमें धार्मिक दृष्टि से वैसा कोई वैमनस्य भी नहीं था जैसा यूरोप में ईसाई पादरियों में था या मुसलमानों में शिया सुन्नी अन्य संप्रदायों के बीच पाया जाता था। इसी कारण हिंदू समाज ने अनेक पारंपरिक बुराइयां या यूं कहा जाए कि उनकी प्रगति को अवरुद्ध करने वाली जड़ता उत्पन्न हो गई। 800 साल के मुस्लिम शासन ने उसे और पंगु बना दिया था। लेकिन
जिसे हम नवजागरण की संज्ञा देते हैं, अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम शासन को निर्वीर्य करते ही सांस लेने का अवसर वैचारिक और व्यवहारिक स्वतंत्रता के रूप में प्राप्त हुआ। और यही बात भारतीय समाज की बुद्धिजीवी तबके के लिए वरदान साबित है। यही बात प्रेस के अभ्युदय के कारण भारतीय पत्रकारिता की आधारशिला बनी। नवजागरण के इस विशिष्ट प्रभाव की ओर हमारे इतिहासकारों ने ध्यान ही नहीं दिया। वस्तुतः भारतीय जनजीवन में उनके फलस्वरूप अपनी दुर्गति के प्रति जागृति केंद्रित हुई। समाज सुधारकों की इसी जागृति की आरंभिक भूमिका थी, परंतु राजा राम मोहन राय की राजनीतिक विचार कुछ दूसरी बात कहते हैं। इस जागृति में ब्रिटिश राजनीति में दखलंदाजी शुरू कर दी थी। उनके पीछे वह अंग्रेजी पत्रकारिता थी जो सबसे पहले निर्भीक रूप से 1818 में जेम्स सिल्क बकिंघम के रूप में सामने आई। उनके संपादकत्व में कलकत्ता जनरल प्रकाशित हुआ। यह अर्ध साप्ताहिक पत्र था जिसकी तेजस्विता और निर्भीकता देखने को मिलता है। आलोचकों में तत्कालीन गवर्नर जज और लॉर्ड बिशप भी नहीं बच सके। सभी पत्र सरकारी लाइसेंस पाने के बाद निकले थे, मगर इंडिया हेरल्ड को हैम्ब्रिज ने बिना लाइसेंस लिए ही निकाला था। इस प्रकार आरोप लगाया गया कि उनके शासन तथा प्रिंस आदि वेल्स के विषय में अत्यंत अपमानजनक लेख प्रकाशित किए हैं। हम्फ्रीज को कड़ी सजा के रूप में जहाज पर बैठाकर इंग्लैंड रवाना कर दिया गया, मगर हम्फ्रीज मार्ग से भी ही गायब हो गया। इस बीच कई अंग्रेजी पत्र निकले, अतः पत्रकारिता के प्रधान चरित्र निर्भीकता का ज्ञान भारतीय पत्रकारिता को अंग्रेजी से ही प्राप्त हुआ। भारत में जो अंग्रेजी भाषा में अधिकांश अखबारें छपे वह उस वाक स्वातंत्र्य की पृष्ठभूमि थे जिसके लिए अंग्रेजों ने अपने देश में बहुत संघर्ष किया। यही कारण है कि भारतीय नवजागरण में भारतीय जनता को भी पत्रकारिता चरित्र इस पक्ष का ज्ञान करा दिया। यदि यह हम गंभीरता से नवजागरण की भूमिका का विवेचन करें तो हमें यह कहना पड़ेगा कि नवजागरण की विशिष्टता उनके दो रूपों में थे। पहला वैचारिक स्वातंत्र्य का प्रस्फुटन तथा दूसरा सामाजिक वैदिक परंपराओं में हिंदू समाज को पुनः ढालने की ओर झुकाव। इसी विशिष्टताओं को बंगाल में राजा राम मोहन राय का नेतृत्व प्राप्त हुआ। अंग्रेज सरकार द्वारा घोषित ईसाई मिशनरी पत्रकारिता के माध्यम से प्रचार कार्य जोरों से करने लगी। निश्चित रूप से वैचारिक प्रदूषण फैलाने के लिए एक विशिष्ट उपाय था। क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा संचालित पत्रों को सरकारी प्रोत्साहन मिलता था, जिसका परिणाम यह था कि पत्रों की प्रगति में कहीं अवरोध नहीं था और अविलंब अनेक ईसाई पत्र हिंदी केंद्रों से भी प्रकाशित होने लगे। वे विभिन्न संस्थाओं तथा प्रमुख व्यक्तियों को भेजे गए और मेलों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त बांटे गए। राजा राम मोहन राय वास्तव में देसी पत्रकारिता के अग्रदूत थे। उन्होंने 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी बंगला साप्ताहिक शुरू किया। यह पत्र वास्तव में ईसाई धर्म प्रचारकों में के थे प्रकाशित होते थे। राजा राम मोहन राय के दो मित्र हरिश्चंद्र राय और गंगा राम किशोर महाचार्य ने बंगाल गजेट नामक बंगला पत्र प्रकाशित किया था। अपने विचारों को अधिक व्यापक बनाने के लिए राजा राम ने फारसी भाषा में मिताल पोल अखबार भी
निकालना आरंभ किया था, जिसे अपनी तेजस्विता और प्रसिद्धि के कारण ब्रिटिश दमन नीति का शिकार होना पड़ा था। 1857 के विप्लव से पूर्व न केवल बंगाल में बल्कि अन्य प्रदेशों में भी अनेक समाचार प्रकाशित हुए। उस समय बंगाल में दो दल उत्पन्न हो गए थे, एक सरकार के समर्थकों का और दूसरा उनके आलोचकों का। आलोचक दल में कुछ अंग्रेज तथा राजा राममोहन राय जैसे भारतीय भी थे। सरकार समर्थक दल में सरकार के उच्च कर्मचारी और स्वेच्छाचारी शासन की पक्षपाती थे। इन्हें जानबूझकर जैसे पत्र के संपादक भी थे। उस दल की सहायतार्थ ईस्ट इंडिया कंपनी ने एशियाटिक जनरल निकाला था। सुधारकों का दल समाज नीति में ही नई राजनीति में भी सुधार चाहता था। सरकार ने जब देशी समाचार पत्रों को राजनीतिक विचारधारा का माध्यम बना देखा तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में भारतीय पत्रों को कुंठित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पहला कानून प्रेस को जकड़ने के लिए बनाया। इस कानून के अनुसार पत्र के मुद्रक के लिए अत्यंत कठिन काम था अपना नाम प्रकाशित करना, और दूसरा संपादक और संचालक के निवास स्थान का पूरा पता सरकार के सेक्रेटरी को लिख भेजना। तीसरा रविवार को पत्र का प्रकाशन करना तथा चौथा सरकारी अधिकारियों के निरीक्षण में पूर्व पत्र को प्रकाशित करना अनिवार्य नियम बना दिया गया। इस तरह से हिंदी पत्रकारिता को जकड़ने का प्रयास किया गया। धन्यवाद।